3 दिन बाद एरिक अपने घर पर था। उसने उस सुबह बाहर न जाने का फैसला किया था क्योंकि आज उसके लिए कुछ बेहद जरूरी चीज करनी थी। वह अपनी स्टेटस विंडो को देख रहा था। 3 चीजों पर नजर टिकी हुई थी। उसका लेवल, उसके डीएनए पॉइंट्स और वे 2 पावर्स जो उसने अब तक अनलॉक की थी। नेम एरिक रोमानो। एक एक्सपीरियंस 10-200 डीएनए पॉइंट्स 110। हेल्थ 100-100। मैना 10-10। स्ट्रेंथ 3। इंटेलिजेंस चैरिटी 4। एनर्जी 1। Available attributes point powers, biological supercomputer powers, brain crystal manipulation, brain crystal power extraction, brain crystal को absorb करने की क्षमता जिससे उसके भीतर मौजूद पावर हासिल की जा सके। नोट, पावर इस्तेमाल करने के लिए डीएनए में बदलाव जरूरी। ब्रेन क्रिस्टल पावर स्ट्रेंथनिंग, एनर्जी एट्रीब्यूट पाने की क्षमता। डीएनए मैनिपुलेशन, डीएनए एक्सट्रैक्शन, विदेशी डीएनए को अब्सॉर्ब कर उसे शरीर में रेप्लिकेट करने की क्षमता। नोट, डीएनए बदलना धीमी प्रक्रिया है और नई ब्रेन क्रिस्टल पावर्स इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है। डीएनए स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और डेक्सटेरिटी एट्रीब्यूट पॉइंट्स दिलाता है। एनालिसिस, आसपास की दुनिया, क्रीचर्स, ओर्स और प्लांट्स की जानकारी देता है। ब्रेन इंफॉर्मेशन इंजेक्टर, टच के जरिए सीधे दिमाग में जानकारी डालने की क्षमता। डिवाइस मैनिपुलेशन, टच के जरिए इलेक्ट्रॉनिक और मैना ड्रिवन डिवाइसेस को मैनिपुलेट करने की क्षमता। होस्ट्स, रैपिड ग्रोथ, प्लांट्स, प्लांट्स को तेजी से बढ़ाने की क्षमता। डीएनए एक्सट्रैक्शन और ब्रेन क्रिस्टल पावर एक्सट्रैक्शन। हाँ, एरिक ने फिर अपने लेवल पर नजर डाली। फाइनली उसने धीरे से कहा, अब उसे बस अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स कहाँ खर्च करने हैं ये तय करना था। माना बढ़ाने का कोई और तरीका उसके पास था नहीं क्योंकि मिलिट्री ने ब्रेन क्रिस्टल को मजबूत करने की टेक्निक्स बनाई थी, पर वे तकनीकें एरिक की पहुंच से कहीं बाहर थीं। तब तक एनर्जी ही सबसे महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट था। आमतौर पर स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और डेक्सटेरिटी न्यूरल लिंक्स बढ़ने के साथ बढ़ते थे, क्योंकि न्यूरल लिंक्स बढ़ने का मतलब था ब्रेन क्रिस्टल से शरीर में ज्यादा मैना का प्रवाह। और किसी अजीब, अभी भी अनसुलझे तरीके से यह शरीर को मोलेक्युलर स्तर पर बदल देता था। शायद डीएनए से जुड़ा कुछ। बायोलॉजिकल सुपरकंप्यूटर भी डीएनए की बात बार बार करता था। अभी स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी या इंटेलिजेंस बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। Host is advised to use the DNA points to fix the deformity problem before increasing energy. Are you reading my mind? Eric ने खींचते हुए सोचा. The biological supercomputer and the host Eric Romano are now intertwined. Their thoughts are not theirs anymore, but belong to both. Oh, तो क्यों पहले deformity ठीक करनी चाहिए? Eric ने पूछा. The brain crystal will explode if it processes more mana. What? वह जो सुन रहा था उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वह लगभग खुद को मार ही चुका था, सिर्फ कुछ सेकंड पहले। ठीक है, शुरू करो। डिफॉर्मिटी ठीक करने की प्रोसीजर शुरू करो। Host is required to use 100 DNA points to temporarily unlock the feature and fix the problem. Do you want to spend them? Yes, Eric ने जवाब दिया। Understood. The system will now temporarily unlock the features, DNA editing and brain crystal power editing, to fix the brain crystal deformity located near the frontal lobe. Warning, the host may incur physical pain during the procedure. Oh shit! Eric के मुंह से आखिरी शब्द निकले और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। एक तीखी, चीर देने वाली दर्द की लहर उसके सिर में ऐसे घुसी जैसे किसी ने गर्म चाकू उसके दिमाग में उतार दिया हो। सोचना लगभग नामुमकिन सा हो गया। कमरा घूमने लगा, कानों में अजीब गूंज भर गई और फिर सुनाई देना कम होने लगा। दर्द लगातार बढ़ता गया, जैसे पूरा दिमाग आग बन गया हो। दिस इज सो फकिंग रॉन्ग, उसने सोचा। उठने की कोशिश की, लेकिन पैरों ने जवाब दे दिया। और फिर अचानक सब कुछ काला हो गया। एरिक बेहोश हो गया। ब्रेन क्रिस्टल डिफॉर्मिटी फिक्स्ड। जब एरिक होश में आया, उसका सिर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने घंटों हथौड़े से पीटा हो। कमरा अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से बाहर की हल्की रोशनी अंदर गिर रही थी। रात हो चुकी थी। सब कुछ अलग सा लग रहा था। कहीं कोई असल बदलाव नहीं दिख रहा, पर एहसास बदला हुआ था। वह मुश्किल से उठकर बैठा, पैरों में कमजोरी थी। बहुत कोशिश के बाद आखिर वह सोफे तक पहुंचा और वहीं धंस सा गया। कुछ देर सांस समेटने के बाद उसने दोबारा अपनी स्टेटस विंडो खोली। एज 1611, एक एक्सपीरियंस 10-200, डीएनए पॉइंट्स 110, हेल्थ 100-100, मैनाथीट्स स्ट्रेंथ 3, इंटेलिजेंस डेक्सटेरिटी 4,
एनर्जी 1, अवेलेबल एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स, बाकी पावर्स। और तभी उसे सबसे बड़ा सरप्राइज मिला। उसकी मैना 20 पॉइंट्स बढ़ चुकी थी। यस, एरिक खुशी से चिल्लाया। उसकी डिफॉर्मिटी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। अब वह न्यूरल लिंक्स बना सकता था और सच में मजबूत बन सकता था। उसकी पावर्स भी अब ज्यादा प्रभावी होंगी। एक समस्या फिर भी थी। उसका प्लांट पावर अब भी एफ रैंक दिख रहा था। ग्रेट, ये नाइटमेयर अभी भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उसके पास अब मौका था, असली मौका। System, allocate all attribute points to energy. Understood. 5 tribute points spent down. एक गुनगुनी सी लहर दिमाग से उठकर शरीर में फैल गई। हल्की झंझनाहट, गर्माहट, जैसे हर सेल जाग उठा हो। एनर्जी बढ़ते ही सब कुछ अलग महसूस हो रहा था। एरिक ने स्टेटस फिर चेक किया और फिर वह जम गया। उसकी मैना अब 150 थी, उसकी हेल्थ 220 और सबसे महत्वपूर्ण, रैपिड ग्रोथ अब एफ नहीं, ई रैंक था। एरिक हंस पड़ा, इतनी सच्ची बेकाबू हंसी जो शायद उसने कभी नहीं हंसी थी। आखिरकार जिंदगी ने उसे कुछ वापस दिया था, कुछ सच में बड़ा, कुछ जो उसे बदल सकता था। काफी देर बाद वह किचन में गया, थोड़ा खाना बनाया और फिर बिस्तर पर लेट गया। और जैसे ही आंखें बंद हुई, उसके पापा का चेहरा उभर आया। पहली बार उसे लगा कि शायद उसके पिता ने सच में उसके लिए कुछ अच्छा छोड़ा था। लेकिन वह कहाँ थे? क्यों नहीं लौटे? क्या वो वापस आएंगे? इन्हीं सवालों में उलझते हुए एरिक नींद में डूब गया। या तो उसे याद आया कि उसे स्कूल जाकर पिछले दिन की गैर हाजिरी का कारण बताना होगा। पर इन सब के बावजूद वह खुश था, क्योंकि अब उसकी सबसे बड़ी समस्या खत्म हो चुकी थी। अब वह सही मायनों में न्यूरल लिंक्स बनाने पर ध्यान दे सकता था। लेकिन उससे पहले वह हमेशा की तरह बाथरूम गया, खुद को तैयार किया और नाश्ता बनाया। इसके बाद उसने अपनी डेली क्वेस्ट चेक की। ईटिंग हैबिट्स इनाम 10 एक्सपीरियंस 10 दिन 10 DNA points, एक healthy meals. Physical training, इनाम 10 experience, 10 DNA points. कोई नहीं, कम से कम 1 घंटा ट्रेनिंग करो। होस्ट अपनी पसंद का कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है। एरिक ने दोनों क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि वह जानता था कि दूसरा वाला वह केवल फार्म का काम निपटाने के बाद ही कर पाएगा, यानी देर शाम में। उसने नाश्ता करके पहली क्वेस्ट पूरी कर ली, फिर स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। इसी दौरान उसने हमेशा की तरह टीवी एन कर दिया और न्यूज चैनल लगा दिया। Authorities report an increasing number of tides attacks on the capital, New Alexandria. रिपोर्ट के मुताबिक टाइड्स के हमले हर महीने तेजी से बढ़ रहे थे। पहले इक्का दुक्का घटनाएं होती थी, पर अब यह संख्या तेजी से ऊपर जा रही थी। एरिक यह सुनकर अजीब सा महसूस करने लगा। एक तरफ उसे इस बात से संतोष था कि शहर के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसे डर था कि कहीं ये दैत्य शहर के अंदर न घुस आए। और यह कोई असंभव बात नहीं थी। अफवाहें थीं कि बैरियर में कहीं किसी तरफ दरार है, खास तौर पर पूर्वी हिस्से में, जहां से टाइड्स अंदर घुस जाते हैं। पर अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया था। कुछ देर बाद एरिक घर से निकलकर स्कूल की ओर चला। ट्रेन स्टेशन से स्कूल वाले वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट तक उसका सफर तेज और आसान था। स्कूल पहुंचकर एरिक ने मुख्य गेट से जाने के बजाय पीछे की तरफ का रास्ता चुना, ताकि वह लोगन और उसके साथियों से बच सके। वह अकेले के सिर पर नहीं पड़े रहते थे, पर हां, सबसे जहरीले वही थे। उनके ताने, उनकी हंसी ज्यादातर दिनों में दर्द देती थी, खास तौर पर जब वे एरिक के परिवार का मजाक उड़ाते थे। स्कूल के अंदर जाते वक्त कई लोग उसे यूं देख रहे थे जैसे वो कोई तमाशे का हिस्सा हो। कभी कभार कोई उससे टकराता और गाली देकर आगे बढ़ जाता, बिना माफी मांगे। लेकिन आज एरिक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर की वजह से वह इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका था, कम से कम महसूस में। क्लास में पहुंचकर वह हमेशा की तरह खिड़की के पास बैठ गया और बाकी छात्रों के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर मैकेलिस्टर अंदर आए। वह वही अध्यापक थे जो छात्रों को उनका बीसीपी इस्तेमाल करना सिखाते थे। इसलिए वे अक्सर सबको जिम में ले जाते थे, जहां पावर्स की ट्रेनिंग होती थी। मैकेलिस्टर एक छोटे कद के, सख्त चेहरे वाले आदमी थे, नीली बर्फ सी ठंडी आंखें और कभी न मुस्कुराने वाला स्वभाव। शायद वह इस दुनिया की कठोरता को समझ चुके थे और चाहते थे कि बच्चे भी इससे सख्त बनकर निकले। चलिए बच्चों, जब तक आप अपनी कुर्सियों से उठेंगे नहीं, ट्रेनिंग शुरू नहीं होगी। उनकी आवाज हमेशा की तरह तेज और ठंडी थी। सारे छात्र उठकर जिम की ओर चल दिए।
आज हम ग्रेजुएशन से पहले का आखिरी हिस्सा पूरा करेंगे, उन्होंने रास्ते में कहा। जिम के सामान्य हिस्से से बाहर निकलते हुए एरिक पीछे ही खड़ा रहा, कांच वाले दरवाजे से मैदान को देखता हुआ। बाकी छात्र तैयारी कर रहे थे, पर वह वहीं जमकर खड़ा था। प्रोफेसर मैकएलिस्टर ने उसे देखकर कहा, चलो चलो, अगर तुम ऐसे ही खड़े रहे तो पीछे रह जाओगे। एरिक मन मारकर आगे बढ़ा। रास्ते में उसे लोगन मिला, जिसने जोर से हंसकर उसका मजाक उड़ाया। एरिक ने पलक भी नहीं झपकाई, उसे पता था प्रतिरोध करने पर हाल और खराब हो सकते हैं। खुले ट्रेनिंग फील्ड पर पहुंचकर एरिक बाकी छात्रों की कतार के बिल किनारे जाकर खड़ा हो गया। ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग शुरू हुई। कुछ छात्रों की पावर्स इतनी दमदार थीं कि वे सायोनिक ब्लास्ट्स फेंक सकते थे। कुछ हवा में से ही पानी निकाल लेते थे। कुछ एनर्जी से बने रिस्ट्रेंट्स बना लेते थे, जिनसे कोई भी कैद हो सकता था। सबसे इम्प्रेस करने वाला था नथानियल मैककॉनेल, भूरे बालों वाला सुंदर सा लड़का जिसके पास एनर्जी कंट्रोल था। वह फोर्स फिस्ट और एनर्जी शील्ड बना सकता था। उसकी पावर बी सिग्मा 3b थी, यानी फेराबिट्स स्केल पर डी और जॉर्म पर सी, बेहद दुर्लभ। शहर की सेना उसकी इस प्रतिभा पर जान छिड़कती थी, और अगर कभी सेना में बात न बनी तो वह बाप के धंधे में शामिल हो सकता था। जो भी था, बहुत पैसा था। कभी कभार यह अफवाह भी उड़ती थी कि नथानियल का पिता किसी बड़े क्रिमिनल गैंग का सरगना है, पर इन बातों का कोई सबूत कभी नहीं मिला। नेट सामने रखे मैनेकिन्स पर जोरदार पंचेस मार रहा था। वह एनर्जी से भरे मुट्ठे ऐसे फेंक रहा था जैसे किसी असली दुश्मन को मार रहा हो। उसने एक डमी की गर्दन पकड़कर इतनी जोर से मरोड़ी कि वह टूटकर गिर गई। क्लास के सारे छात्र उसकी तरफ देख रहे थे, ईर्ष्या, आश्चर्य और उम्मीद के साथ। एरिक भी कुछ पल उसके कौशल में खो गया। कुछ देर बाद बाकी सब अपना अपना पावर इस्तेमाल कर रहे थे और एरिक चुपचाप खड़ा था। जैसे प्रोफेसर की नजर उस पर पड़ी, और एरिक जानता था कि वह अब बहाना नहीं कर सकता। वह फ्लावर बेड्स की तरफ गया और अपनी ब्रेन क्रिस्टल से माना खींचने लगा। आज का एहसास बिल्कुल अलग था। कल के फार्म ट्रायल से ज्यादा गहरा, ज्यादा तेज। शरीर में बिजली सी सनसनाहट, नसों में दबाव और सिर में हल्की चक्कराहट। फिर पावर जगने लगी। जब वो और नहीं रोक पाया, उसने स्पिरिचुअल एनर्जी को दोनों हाथों से फ्लावर बेड की ओर धक्का दिया। तुरंत हवा गर्म और भारी हो गई। नमी बढ़ी, ताजी मिट्टी और पत्तों की खुशबू उठी, और कुछ ही सेकंड में पौधे फुट भर से उठकर मीटरों तक फैल गए। क्लास के बच्चे तिरस्कार से देख रहे थे। उन्हें एरिक की पावर कभी इंप्रेसिव नहीं लगी थी। लेकिन प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने साफ देखा था कि एलिसिक ही अधिक तेज और शक्तिशाली थी। उनकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हुई, बस एक पल। फिर वे अपने सामान्य भाव में लौट आए। सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि एरिक बेहोश नहीं हुआ। पहले हर बार ऐसा ही होता था। पावर यूज करते ही वह गिर जाता था। 1 घंटे बाद ट्रेनिंग खत्म हुई और सभी वापस कक्षा में गए। बाकी सब्जेक्ट्स पूरे होने के बाद लंच ब्रेक हुआ। कई छात्र बाहर भागे। कुछ वहीं रुककर अपनी शक्ति को और तराश रहा था। और एरिक, वह कैफेटेरिया में खाकर तुरंत स्कूल से बाहर निकल गया। उसे फार्म के काम पर जाना था। बाकी बच्चों के पास भले ही दिन भर पावर प्रैक्टिस का समय हो, लेकिन एरिक के पास ऐसा कोई सुख नहीं था। उसके लिए अभी सर्वाइवल ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। एरिक उस दिन भी शहर की सड़कों से गुजरता हुआ ट्रेन स्टेशन की ओर जा रहा था। बाकी किसी भी दिन की तरह आज भी उसे मिस्टर फॉक्स के फार्म पर काम करने पहुंचना था, शहर के उत्तरी हिस्से में। उसके आसपास लोग अपनी अपनी दिशा में भागते चले जा रहे थे। हर कोई अपनी जिंदगी में किसी न किसी दौड़ में था। किसी के पास नौकरी, किसी के पास कोई काम, किसी के पास कोई इच्छा। एक आदमी खाने का ठेला लगाए खड़ा था। कुछ कदम आगे एक औरत अपने मसाज सेंटर का विज्ञापन कर रही थी। कोई कंपेनियनशिप ढूंढने वालों को रास्ता बता रहा था, और एक कोने में खड़ा एक आदमी तो साफ दिख रहा था कि कुछ ऐसा बेच रहा है जो लगभग ड्रग्स जैसा था। फौजी समाज होने के बावजूद अपराध दुनिया से मिटा नहीं था। ब्रेन क्रिस्टल पावर्स आने के बाद तो अपराधी और भी खतरनाक हो गए थे। एरिक जल्द ही ट्रेन स्टेशन पहुंच गया। यहां हमेशा भीड़ रहती थी, लोग, दुकानें और आते जाते ट्रेनें। उसने इधर उधर मौजूद दुकानों को देखा। हथियारों की दुकान में तरह तरह की सोर्ड्स और नाइव्स लटक रही थी। पास ही एक वुमेन्स क्लोथिंग स्टोर था, और बिल्डिंग के बिल्कुल अंत में एक बार्बर शॉप का घूमता हुआ पोल चमक रहा था। कई जवान, पुलिस, सोल्जर्स, फायर फाइटर्स लाइन में खड़े अपने हेयर कट का इंतजार कर रहे थे। शायद दुकान मालिक भी उन्हीं में से एक रहा होगा। एरिक ने दोनों तरफ का टिकट खरीदा और उत्तर दिशा जाने वाली पहली ट्रेन में चढ़ गया। शहर पीछे छूटता गया। घर खेतों में बदल गए।
इमारतें जंगलों में। कुछ देर बाद ट्रेन शहर की सीमा से बाहर निकल चुकी थी और वह मिस्टर फॉक्स के इलाके में प्रवेश कर चुका था। एक ऐसी जगह जहां तेज टेक्नोलॉजी की जगह असली प्रकृति की सुगंध थी। ऊंचे पेड़ों की कतारें, फूलों से भरे रास्ते, साफ हवा और शांत सा आसमान। एरिक को यह जगह हमेशा अच्छी लगती थी। वह सोचता था कि अगर एक दिन आर्मी से रिटायर हुआ तो ऐसी ही किसी शांति भरी जगह पर रहना चाहेगा। ट्रेन रुकते ही वह दौड़ते हुए फार्म की तरफ चला गया। लगभग 15 मिनट बाद वह वहां पहुंचा। दूर से उसने मिस्टर फॉक्स को खेत में काम करते देखा। उनके हाथ मिट्टी में इस तरह चल रहे थे जैसे वे किसी इनविजिबल रिदम के साथ काम कर रहे हों। गेट पर पहुंचकर एरिक ने सलाम किया। गुड इवनिंग मिस्टर फॉक्स, मैं काम पर आ गया हूं। बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा, ठंडी नजर डाली और बोला, चलो किड, ये पौधे अपने आप नहीं उगेंगे। जी सर। एरिक बदलने के लिए खलिहान में गया और फिर तुरंत काम पर लग गया। मिस्टर फॉक्स ने साफ किया हुआ खेत उसे दिखाया और आदेश दिया, उधर जा, मिट्टी तैयार है, अब कुछ काम भी कर ले। एरिक ने वहीं अपनी पावर का इस्तेमाल शुरू किया, जैसे हर दिन वह करता था, पर आज स्पिरिचुअल एनर्जी उसके भीतर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बह रही थी। उसने जमीन को छुआ और कुछ ही देर में मिट्टी से पौधे उगने लगे। कुछ लंबे, कुछ मोटे, कुछ मजबूत, हर तरह के क्रॉप जो जानवरों और सरकार दोनों को चाहिए होते थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, पर एरिक अपने काम में इतना खोया हुआ था कि उसे वक्त का एहसास ही नहीं रहा। आह! न्यू अलेक्जेंड्रिया के पूर्वी जंगलों में तेज कदमों की आवाज गूंज रही थी। एक सोल्जर भागता हुआ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके पीछे पीछे कई थाइड्स दौड़ रहे थे। वे आकार में तो जैट्स जैसे थे, लेकिन उनके दांत रेजर शार्प और भूख असीमित थी। ये क्रीचर्स डेंसॉफ्स कहलाते थे। सोल्जर ने उन तुरंत पहचान लिया। उसी और उसकी टीम का काम था कि समझे कि इनका व्यवहार अचानक इतना वायलेंट क्यों हो गया है। पिछले महीनों में डेंसोफ और अन्य थाइड्स की अनगिनत रिपोर्ट्स आई थीं। हमले अचानक बढ़ रहे थे और क्रीचर्स अपनी टेरिटरी शहर की तरफ बढ़ रहे, कोई समझ नहीं पा रहा था क्यों। इसलिए सैन्य मुख्यालय ने एक टीम भेजी थी कि वे ईस्ट फॉरेस्ट में जाकर सिचुएशन क्लियर करें। टीम कई दिनों तक जंगलों के भीतर गई। जगह जगह थाइड्स दिखाई देते रहे, सभी अग्रेसिव, सभी टेरिटरी से बाहर। आखिर जब वे डेंस ऑफ टेरिटरी पहुंचे, वहां कोई नहीं था, एक भी क्रीचर नहीं, मानो पूरी स्पीशीज गायब हो गई हो। टीम ने सोचा शायद उन्हें किसी और इससे भी भयानक क्रीचर ने बाहर धकेला है, इसलिए वे वेस्ट की ओर लौटने लगे। लेकिन लौटते समय उनका शक सच में बदल गया। जंगल से अचानक सैकड़ों डेंसॉफ्स निकल आए और टीम को घेर लिया। लड़ाई का कोई मौका नहीं था, संख्या बहुत ज्यादा थी। टीम लीडर ने आदेश दिया, मार्टिन, लूक, भागो, सिटी को वार्न करना जरूरी है। दोनों ने सिर हिलाया और दौड़ पड़े। कुछ देर बाद पूरा स्क्वाड खत्म हो गया। बस चीखें और टूटा हुआ सामान बचा। जंगल में दौड़ते हुए मार्टिन फिसला और गिर पड़ा। एक डेंसोफ उसके ऊपर झपटा और एक ही वार में उसका गला फाड़ दिया। लूक का हाथ एक पेड़ के पीछे से कूद कर चबा लिया, लेकिन सोल्जर फिर भी भागता रहा। शहर की सीमा दिखते ही उम्मीद जागी, पर तभी एक पूरा झुंड पेड़ों से फटकर बाहर निकला। डैम इट! वह चिल्लाया, हेल्प! कोई तो हेल्प करो! वह इल्यूजन्स बनाकर उन्हें भ्रमित करता रहा। कई कई दिशाओं में खुद की फेक इमेजेस भेजता रहा, पर डेंसोफ्स की स्मेल सेंस इल्यूजन्स को तुरंत पकड़ लेती थी। आखिर एक बिंदु पर वह एक विशाल चट्टान के नीचे छिपा, सांस रोककर, पर खून और पसीने की गंध ने उसे बिट्रे कर दिया। एक डेंसोफ चट्टान पर चढ़ गया और पंजे पत्थर में धंसा दिए। लूक फिर भागा, पर कुछ ही कदम बाद एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ा, और इससे पहले कि वह उठ पाता, पूरा झुंड उस पर टूट पड़ा। कुछ ही सेकंडों में उसके हाथ, पैर, गला सब चीर दिए गए। वह वहीं शांत पड़ा रह गया। उसकी सांस रुक चुकी थी। उसी समय झुंड में से एक क्रीचर ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में दूर खड़े स्काईस्क्रेपर्स चमक उठे। आखिरी बार जब मैं फ्रंट लाइन पर गई थी, वह करीब 2 साल पहले की बात है। और सच कहूं तो हालात हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। हमारे ज्यादातर लोग तो दुश्मन तक पहुंचने से पहले ही मारे गए थे। उस पूरे नरक जैसे हालात में बस एक ही चीज थी जिसने मेरा हौसला जिंदा रखा, मेरे परिवार की यादें। वही यादें थीं जो मुझे संभाले रखती थी। एक ऐसी चीज जिसे मैं पकड़े रह सकूं जब बाकी सब कुछ अराजकता में डूब रहा था। वह मेरी एंकर पॉइंट थी। सर्जेंट रवीना ने कहा। वह लंबी और स्लिम थी, एक एथलीट जैसी लीन बॉडी के साथ। उसकी स्किन गहरी थी, जैसे वह अक्सर धूप में रहती हो। उसके बाल डार्क ब्राउन थे और आंखें हरे पत्थरों, एमरल्ड या जेड जैसी चमकती थीं। वह खिड़की से बाहर फैले जंगल की ओर देखते हुए कॉफी की एक चुस्की लेती है।
एक हल्की हवा उसके चेहरे को छूकर पीछे खुले हुए विंडो से बाहर निकल जाती है। दूर दूर तक सिर्फ घने पेड़ों का फैलाव ही दिखाई देता था। कॉफी की एक और चुस्की लेते हुए वह रोमा की ओर देखती है, जैसे उन पुराने दर्दनाक पलों को याद कर रही हो। रोमा उससे बिल्कुल उलट थी, फीकी, लगभग भूत जैसी। उसके बाल काले थे और उसने चश्मा पहन रखा था। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। रवीना की आंखें ठंडी हो गई जैसे ही उसने सर्जेंट रोमा के चेहरे पर वह चिंता देखी। टाइड्स हिनिनस से कहीं बड़ा थ्रेट है, उसने जोड़ा। दोनों शहर की सीमा पर स्थित एक मिलिट्री बिल्डिंग में तैनात थी, जहां से हमले की स्थिति में फौरन ट्रूप्स भेजे जा सकते थे। ऐसी कई इमारतें शहर के चारों ओर बनी थी। दोनों महिलाएं एक दूसरे के बगल में खड़ी होकर धीमी आवाज में उन दिनों की बातें कर रही थी, जब ये युद्ध शुरू हुआ था। रवीना अभी अभी कुछ दिनों की छुट्टी से वापस लौटी थी, और वापस आते ही उसे पता चला कि उसकी पुरानी दोस्त रोमा भी अब बॉर्डर ड्यूटी पर आ गई है। वे बातचीत करने बैठीं और रवीना ने उसे बताया कि 3 हफ्ते पहले टाइड्स ने एक पास के गांव पर हमला किया था। सौभाग्य से गांव के सिविलियन मारे नहीं गए, क्योंकि डिफेंसेस ने हेल्प पहुंचने तक दुश्मनों को रोक लिया था। लेकिन 5 सैनिक उस जगह की रक्षा करते हुए मारे गए। हाल के महीनों में टाइड्स की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही थीं। सबसे ताजा घटना में एक प्लेटून, कुल 25 सैनिक, एक हमले में गायब हो गए, जहां माना जा रहा है कि हजारों थाइड्स ने घेर लिया था। उनके शव तक नहीं मिले। किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि हम थाइड इन्वेजन को रोक पाएंगे? रोमा ने पूछा। उसकी आवाज कहीं दूर से आती लग रही थी। पता नहीं। हमें बेहतर सोल्जर्स और ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं। रवीना ने कंधे उचकाए। वे दोनों कमरे के सोफे पर बैठकर पीती रहीं। लगभग आधे घंटे बाद दरवाजे पर तेज नॉक हुई, और फिर किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। फुल कॉम्बैट गियर में एक सैनिक बिना इजाजत का इंतजार किए कमरे में घुस आया। वह दोनों अफसरों की मेज के पास आकर रुका और सलाम किया। उसका हेलमेट सिर के ज्यादातर हिस्से को ढक रहा था, जिससे वह लगभग गंजा लग रहा था। हमारे पास रिपोर्ट आई है कि थाइड्स का एक बड़ा समूह हमारी ओर बढ़ रहा है, उसने साफ आवाज में कहा। कमरा उसकी आवाज से गूंज उठा। दोनों अफसरों ने बिना कोई भाव दिखाए उसकी ओर देखा। वे जानती थीं कि थोड़ी भी घबराहट सैनिकों के मनोबल को गिरा सकती है। कितने? रवीना ने शांत स्वर में पूछा। करीब 1,000 सर। उसने हल्का सा सिर हिलाया। अपनी स्क्वाड तैयार करो और तुरंत कर्नल तिवाना को सूचित करो। यह कहकर वह दरवाजे की ओर बढ़ी। हाथ में अभी गर्म कॉफी का कप पकड़ा हुआ था। रोमा भी उसके पीछे चल दी। बाहर हॉलवे में सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे, हथियार और आर्मर उठाते हुए। कुछ लोग एलिवेटर की ओर भाग रहे थे। उसी समय एलिवेटर खुला और लोग बाहर निकले। उनमें से एक बोल उठा, इतनी ऊंची आवाज में कि सब सुन सकें। लगता है टाइड्स सीधे इसी तरफ आ रहे हैं। जैसे ही उसने कहा, सारे सैनिक सक्रिय हो गए। वे अपने राइफल्स उठाते हुए बिल्डिंग की डिफेंसिव लाइंस पर पहुंचने लगे। हर जगह तेजी और अनुशासन था, जैसे कोई अच्छी तरह तेल लगा हुआ मशीन चल रही हो। हर ट्रूप पूरी तरह प्रोटेक्टिव गियर में सुसज्जित था, और यह जरूरी भी था। एक अकेला थाइड भी भारी तबाही मचा सकता था। एलिवेटर्स भर चुके थे। कई सैनिक सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे और कुछ नीचे आते हुए लाइन बनाकर निकल रहे थे। रोमा और रवीना नीचे की मंजिल पर पहुंची। वहां कॉरिडोर के बाहर 2 गार्ड खड़े थे। एक ने तुरंत रास्ता देकर उन्हें अंदर जाने का इशारा किया। कुछ देर बाद दोनों कर्नल तिवाना के ऑफिस में पहुंची। रोमा ने 2 बार नॉक किया और अंदर आने की अनुमति मिली। कमरा साफ सुथरा और व्यवस्थित था, हर चीज अपनी जगह पर। बीच में एक बड़ा डेस्क था, जिसके पीछे कर्नल मिर्को तिवाना बैठे थे, लंबे सुनहरे बालों वाले लाइट ग्रे यूनिफॉर्म में। जैसे ही उन्होंने दोनों सर्जन्स को देखा, वह उठकर खड़े हुए। दोनों महिलाओं ने सल्यूट किया और झुकी। थिवाना ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। जैसा कि आप दोनों जानती हैं, एक समस्या उत्पन्न हुई है, उन्होंने कहा। हमारी रिपोर्ट कहती है कि लगभग 1,000 थाइड्स इस इमारत की ओर बढ़ रहे हैं। रोमा, तुम पूर्व दिशा की स्क्वाड की कमान संभालोगी, और रवीना पश्चिम दिशा की। रोमा का दिल हल्का सा धड़क उठा। वह अनुभवी थी, स्क्वाड संभाल चुकी थी, लेकिन थाइड्स उनसे लड़ाई हमेशा अनिश्चित और घातक होती थी। सैकड़ों लोगों की जान उसके फैसलों पर निर्भर थी। रवीना भी यही दबाव महसूस कर रही थी, लेकिन पीछे हटने का विकल्प नहीं था। दोनों तन कर खड़ी हो गईं।
यस सर, अंडरस्टूड। तिवाना ने पूरी प्लान उन्हें समझाया। दोनों ने सल्यूट किया और कमरे से बाहर निकल गई। वे दोनों मीटिंग रूम पहुंची, जहां 8 सैनिक पहले से इंतजार कर रहे थे। सभी प्राइवेट से ऊपर के रैंक्स वाले, अनुभवी, शांत और तैयार। उनके चेहरे पर तनाव नहीं था, सिर्फ डिसिप्लिन की सख्त झलक। दोनों ऑफिसर्स अंदर आईं और रूम में तुरंत साइलेंस छा गया। सैनिकों ने सल्यूट किया और आदेशों का इंतजार किया। मैं सर्जेंट रवीना ग्रीन हूं और यह सर्जेंट रोमा सिंक्लेयर, रवीना बोली। आप सबको हमारी स्क्वाड्स में असाइन किया गया है। रोमा ने आगे बढ़कर कहा, तुम 4 मेरे साथ, बाकी सर्जेंट ग्रीन के साथ। क्लियर? सर, यस सर। स्क्वाड्स बन गए। हर स्क्वाड में 4 सोल्जर्स और 1 ऑफिसर। सभी ट्रेन्ड मीली फाइटर्स। थोड़ी सी ब्रीफिंग हुई जिसमें सभी ने अपनी बीसीपी एबिलिटीज के बारे में बताया। दोनों ऑफिसर्स को अब अपने अपने सोल्जर्स की क्षमताओं का अंदाजा हो चुका था। दोनों टीम बिल्डिंग से बाहर निकलकर अपनी पोजीशंस की ओर बढ़ी। रास्ते में रोमा ने टीम के हथियारों पर ध्यान दिया। कुछ लेजर राइफल्स, कुछ पिस्टल्स। कई लोगों ने बॉडी आर्मर भी पहना था। टाइड्स के खिलाफ यह सब जरूरी था। हालांकि युद्ध में उनका मुख्य वेपन्स उनकी बीसीपी एबिलिटीज होती थी, लेकिन हर किसी के पास लॉन्ग रेंज एबिलिटीज नहीं थी और कुछ हालात में दूरी से हमला करना जरूरी था। दोनों स्क्वाड्स का उद्देश्य एड को बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले रोकना था। रूफ और बाकी डिफेंस पोस्ट्स पर राइफलमैन पहले से तैनात थे। पोजीशंस पर पहुंचते ही रोमा ने आदेश दिए, हम इस एरिया के चारों ओर सर्कल बनाएंगे। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर नजर रखें। सामने की एक्टिविटी वहीं से सबसे पहले दिखेगी। फिर सोल्जर्स ने वह आवाज सुनी, बहुत हल्की लेकिन अनमिस्टेकेबल, टाइड्स के कदमों की आवाज। कुछ ही देर में आवाज तेज और स्पष्ट होती गई और फिर दोनों स्क्वाड्स के सामने दुश्मन दिखाई देने लगा। पोजीशन में रहो। रोमा ने ईस्ट स्क्वाड को आदेश दिया। दूसरी ओर रवीना ने वेस्ट स्क्वाड को, और तभी राइफल्स की गूंज हवा में फैल गई। युद्ध शुरू हो चुका था। डेंसोफ झुंड बनाकर स्क्वाड्स पर टूट पड़े। ये जानवर दिखने में तो चूहों जैसे थे, लेकिन उनके नुकीले दांत और क्लॉज बेहद खतरनाक थे। ये उनके ब्रेन क्रिस्टल पावर की वजह से होता था। जो भी चीज वे तेज बनाना चाहते थे, उसे ये पावर और तेज कर देती थी। इसलिए वे आमतौर पर इसे अपने फैंग्स और क्लॉज पर लागू करते थे। ये जानवर हमेशा झुंड में रहते थे और आसपास के इलाकों के लिए बेहद नुकसानदेह साबित होते थे, क्योंकि उनकी भूख बेहद तेज होती थी। इसलिए मिलिटरीज को इन्हें समय समय पर मारना पड़ता था। डेंसोफ ऐसे दौड़ रहे थे जैसे समुद्र की लहरें हर दिशा से टूटकर गिर रही हो। कोई पैटर्न नहीं, कोई ऑर्डर नहीं। हर क्रीचर बिना एक पल गंवाए आगे बढ़ रहा था। बंदूकों की आवाज जंगल की खुली जमीन में गूंज उठी, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट हर कोने को हिला रही हो। सैनिक इन क्रीचर्स के सिर पर गोलियां दागते रहे, जब तक कि पीछे कुछ भी बचा ही नहीं। कुछ तब तक फायर करते रहे जब तक उनकी एनर्जी खत्म नहीं हो गई। कुछ ने ग्रेनेड फेंके, जबकि कुछ लेजर राइफल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, बिना गलती के निशाना लगाते हुए। जैसे ही लेजर किसी चीज पर लगता, वह तुरंत खून और मांस के धमाके में बदल जाता। एक ब्लास्ट ने 2 डेंसोफ को उड़ा दिया, फिर अगली शॉट ने दोनों को जमीन पर गिराकर मार दिया। इसके विपरीत गोलियां इनके लिए बहुत कम नुकसान करती थीं। उनकी स्किन इतनी हार्ड थी कि बुलेट्स सीधा उछलकर वापस आती और कई बार आसपास किसी और को ही चोट पहुंच जाती। लेजर बीम्स हवा को चीरती हुई निकलती और हर बार कोई न कोई थाइड गिर जाता। एक और लेजर 2 डेंसोफ के बीच से होकर निकली। एक का पूरा सिर उड़ गया और दूसरे का आधा। सटीकता अद्भुत थी, खासकर इतनी मुश्किल शॉट के बावजूद। एक सैनिक ने ग्रेनेड दुश्मनों के सिर के ऊपर फेंका, जो लेजर से बचने की कोशिश कर रहे थे। ग्रेनेड उनके पैरों के नीचे फटा और उन्हें पीछे की ओर उछाल दिया। सीख मिल गई। रोमा और रवीना अभी भी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी, मॉन्स्टर्स के आने का इंतजार करते हुए। उनका काम उन्हें किसी भी तरह अंदर आने से रोकना था, क्योंकि अंदर आते ही वे भारी तबाही मचा सकते थे। दोनों पहले ही कई ट्रैप्स बिछा चुकी थी। अगर कोई क्रीचर ज्यादा करीब आता तो वह ट्रैप में फंस जाता। अधिकतर एक्सप्लोसिव्स खास तौर पर डेंसोफ को मारने के लिए बनाए गए थे, लेकिन कुछ इतने ताकतवर थे कि इंसानों के लिए भी खतरनाक हो सकते थे। रोमा ने गेट की तरफ जाने वाली सड़क पर माइंस लगाई थी और कुछ सीधे एंट्रेंस के पास। लेकिन इतने सारे हजारों थाइड्स के सामने बिल्डिंग की रक्षा आसान नहीं होने वाली थी। बिल्डिंग के ऊपर तैनात सैनिक लेजर गन से लगातार फायर कर रहे थे, फिर भी हालात बिगड़ते जा रहे थे।
मॉन्स्टर्स अब रोमा और रवीना की स्क्वाड्स के बेहद करीब थे। उन्हें अंदर मत आने देना, रोमा चिल्लाई। उसी वक्त 10 डेंसोफ का एक झुंड लेजर बीम्स को चीरता हुआ सीधे आगे निकल आया। रोमा और उसकी टीम तुरंत भिड़ गई। उन्होंने अपने ब्रेन क्रिस्टल पावर एक्टिवेट किए। किसी की स्किन इतनी टफ थी कि किसी भी चोट का असर नहीं होता था। कोई अपने शरीर के चारों ओर एक टाइट लाइटिंग बैरियर खड़ा कर देता था जो पास आने वाले मॉन्स्टर्स को इलेक्ट्रोक्यूटेड कर देता था। एक सोल्जर इतनी तेजी से मूव करता था कि डेंसोफ उसे छू भी नहीं पाते, और वह हर स्ट्राइक का जवाब तुरंत दे देता। आखिरी सोल्जर के पास सुपर स्ट्रेंथ थी, और रोमा, उसका पावर सबसे अनोखा था। वह आग से बना एक whip कॉन्जर कर सकती थी और उसी से अपने दुश्मनों को राख कर देती थी। सभी मिलकर एक डिफेंसिव लाइन बनाकर खड़े हो गए, और तभी थाइड्स उन पर टूट पड़े। रोमा ने अपना फ्लेमिंग whip घुमाया और आग के प्रोजेक्टाइल्स हवा में तीरों की तरह दौड़ने लगे। उसका whip लाल लाल चमक रहा था और हर झटके पर धुएं की लकीर छोड़ता जाता। ये डेंसोफ पर बेहद असरदार था, फिर भी वे रुक नहीं रहे थे, जैसे कोई उन्हें अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा हो। रोमा ने एक वार में 3 डेंसोफ को राख कर दिया, लेकिन और भी कई उसका इंतजार कर रहे थे, और पहले वाले फिर से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वह बाइन दाइन छलांगे मारती, whip को घुमाती, पूरी कोशिश करती कि उसकी आग उसकी टीम को चोट न पहुंचा दे। हर स्विंग में एक मॉन्स्टर जलकर गिर जाता। फिर एक क्रीचर उसके डिफेंस से निकल आया। वह ऊंचा उछला और सीधे उसके चेहरे को काटने की कोशिश की। रोमा ने झुककर उसके हमले से बचते हुए whip को वापस खींचा और क्रीचर के पेट पर मारा, और वह उसी पल राख बन गया। फिर एक दूसरा जानवर साइड से कूदा। इससे पहले कि वह समझ पाती, उसने उसकी बाह में दांत गड़ा दिए। एक लेजर शॉट ने डेंसोफ का पूरा सिर उड़ा दिया, रोमा को आजाद कर दिया। वह दर्द को अनदेखा करते हुए खड़ी हो गई और पाउच से एक छोटा सा अजीब ऑब्जेक्ट निकाला जो बबल गम जैसा दिखता था। उसने उसे घाव पर चिपकाया, खून तुरंत रुक गया। फिर वह दौड़ पड़ी। ऊपर सैनिक नॉनस्टॉप फायरिंग कर रहे थे, लेकिन अभी भी सैकड़ों थाइड्स जिंदा थे और उनमें से कई अब बिल्डिंग तक पहुंच चुके थे। बैरियर में घुसने का यही एक रास्ता था। रोमा और उसकी स्क्वाड अपनी रफ्तार और बढ़ा देती है। वह आग के चाबुक के साथ दौड़ती हुई 4 डेंसोफ को एक ही वार में खत्म कर देती है। वह एक आग की दानव जैसी दिख रही थी, फिर भी उसके मूव्स ग्रेसफुल थे। जैसे ही उसने गेम को एक और स्तर ऊपर उठाया, वह एक्रोबैटिक जंप्स लेने लगी, और हर टैप पर एक मॉन्स्टर मरते ही चला गया। लेकिन क्रीचर्स उसे अनदेखा कर रहे थे। हर एक के मरने पर बाकी बिना रुके आगे बढ़ते रहे, और अंत में वे बिल्डिंग तक पहुंच गए। वे दीवारों पर चढ़ने लगे, खिड़कियों से अंदर घुसने लगे। चाहे जितनी फायर पावर भेजी गई, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वे किसी भी चीज को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि मौत को भी। हमें इन्हें रोकना होगा, रोमा चिल्लाई। एक सैनिक ने जवाब दिया, बहुत ज्यादा हैं, हम इन्हें अंदर जाने से नहीं रोक पा रहे। और तभी एक भयानक धमाका गूंजा। हवा तक कांप उठी। बिल्डिंग का दरवाजा टूट चुका था। शिट, रोमा ने कहा। अब हालात हाथ से निकल चुके थे। वे सिर्फ वक्त खरीदने की कोशिश कर सकती थी, बस जब तक मदद पहुंच न जाए। रवीना ने यह पूरा नजारा देखा और तुरंत अपनी ब्रेन क्रिस्टल पावर एक्टिवेट कर दी। उसकी पावर थी बेहद हाई पावर्ड एनर्जी बीम जो एक शॉकवेव के साथ फटती थी। उसने हथियार पकड़ने जैसा जेस्चर किया और उसकी उंगलियों से एनर्जी बीम निकली। कुछ ही सेकंड्स में उसने कई डेंसोफ उड़ा दिए। कुछ शॉट चूके, लेकिन ज्यादातर अपने निशाने पर लगे। चाहे क्रीचर जिंदा हो या आधा मरा, ब्लास्ट उसे चीर देती थी। जैसे ही उसने अपनी एबिलिटी रोकी, जिस ग्रुप को उसने निशाना बनाया था, उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा था। फिर पीछे से एक चीख सुनाई दी। उसने पलट कर देखा। 2 डेंसोफ उसके स्क्वाड के एक सोल्जर को मार रहे थे। दोनों उसके गले में दांत गड़ाए हुए थे, खून बह रहा था और सोल्जर की टांगें जवाब दे चुकी थी। इसके पहले कि वह कुछ कर सके, एक डेंसोफ उस पर झपटा। रवीना झुककर बच गई, फिर सीधा उस पर धावकर उसके पेट में पंच मारा और उसे पीछे फेंका। फिर उसने अपनी पावर चलाई और क्रीचर टुकड़ों में फट गया। दूसरा दांव लगाने ही वाला था, लेकिन रवीना ने साइड में हटकर उसे पकड़कर उछाला और एक और एनर्जी ब्लास्ट से उसे खत्म कर दिया। रवीना जल्दी से पीछे हटकर अपनी टीम की लाइन में आ गई। ये हमारे बस से बाहर है, एक सिपाही ने घबराकर कहा। उनकी टीम पहले ही एक सदस्य खो चुकी थी।
प्राइवेट, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, रवीना ने ऊंची आवाज में कहा, ताकि सभी तक उसकी बात साफ पहुंचे। चैड डेंसोफ चीखते हुए उनकी तरफ झपटे, जबकि अब उनकी टीम में केवल 4 लोग थे। रवीना ने अपनी शक्ति चैनल की, उंगली सीधी की और निशाना साधा। ऊर्जा हवा को चीरती हुई गई, एक भाले के सिर की तरह, और 2 थाइड्स के बीचों बीच धंस गई। टक्कर लगते ही दोनों जानवर पीछे उछलकर दूसरे थाइड से टकराए और गिर पड़े। कुछ ही सेकंड बाद उनकी टीम के दूसरे सदस्य की ब्रेन क्रिस्टल पावर से एक जबरदस्त धमाका हुआ। एक छोटा सा सूरज फटा हो जैसे रोशनी पल भर के लिए पूरे मैदान पर छा गई, फिर मिट गई, पीछे सिर्फ जली हुई घास छोड़कर। इसी बीच टीम का एक और सदस्य इलेक्ट्रिक फील्ड से लिपटी तलवार लेकर दुश्मनों की ओर दौड़ा। तलवार की धार पर बिजली नाच रही थी, जिससे वह जिस चीज को काटता वही झटके से तड़प उठती। वह की थाइड्स को चीरता फाड़ता रवीना के पास पहुंच गया, लेकिन ऑयड्स तेजी से नजदीक आ रहे थे। उनमें से इतनी पागलपन भरी रफ्तार से रवीना पर झपटा कि उसे उसकी आकृति तक साफ नजर नहीं आई। उसने फिर से अपनी शक्ति को खींचा। उसके शरीर के अंदर ऊर्जा वैसे दौड़ी जैसे किसी तार में करंट दौड़ता है। और फिर धड़ाधड़ 3 थाइड्स एक ही झटके में उड़ गए। उनकी लाशें इधर उधर जा गिरी, लेकिन उसके निशाने ने उस थाइड को सीधे उसी पर टूट पड़ा था। वह आग वाली तलवार वाले सैनिक को पीछे छोड़ते हुए हवा में उछला और राक्षसी दांत चौड़े करके रवीना पर गिरा। रवीना दर्द से चीखी, क्योंकि जानवर ने उसकी बाह में गहरा काट लिया था। सैनिक ने बिजली से भरी तलवार से एक तेज वार किया। थाइड का सिर उछलकर दूर जा गिरा, खून का फव्वारा रवीना के ऊपर बरसते हुए। टीम के बाकी सदस्य उसके आगे डाल बनकर खड़े हो गए। रवीना ने उस जानवर के दांत अपनी बाह से हटाए, पाउच से एक चबाने जैसे दिखने वाले गमी बीड निकाली और घाव पर चिपका दिया। खून तुरंत बंद हो गया। दर्द चुभ रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। दूसरा आइड सामने आया, दहाड़ता हुआ। रवीना ने अपनी शक्ति फिर से चार्ज की और उसे वहीं ढेर कर दिया। हमें पीछे हटना होगा, बोली, लेकिन पीछे हटने की कोई जगह थी नहीं। इमारत जो उन्हें बचा सकती थी, इन पहले ही टूट चुकी थी, और अंदर अब राक्षसों की बाढ़ थी। थाइड्स गलियारों में दौड़ते घूम रहे थे, इंसानों को ढूंढते हुए। बाहर की तरफ से उनकी संख्या कम हो चुकी थी, लेकिन अंदर वे अब भी सैकड़ों में थे। इमारत के अंदर थाइड्स सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे, जहां ज्यादातर सैनिक थे। कुछ मानव सैनिक सीढ़ियों के सामने दीवार बनकर खड़े थे, ऊपर की मंजिलों की आखिरी रक्षा। वे बिना रुके गोली चला रहे थे। सीढ़ियां लाल रंग की नदी बन चुकी थीं। हर पायदान पर डेंसोफ की लाशें बिखरी थीं। लेकिन जल्द ही उनके हथियार चुप हो गए। थाइड्स ने उन्हें घेर कर मार डाला। किसी के हाथ उखाड़ दिए, किसी की टांगें चबा डाली, किसी की आंखें नोच ली। इमारत चीखों से गूंज उठी, और फिर अचानक डरावनी खामोशी छा गई। सिर्फ चबाने की आवाज बची। बाहर रवीना और रोमा फिर से मिली। ज्यादातर डेंसोफ बाहर मारे जा चुके थे, अब केवल अंदर वाले बचे थे। रोमा की नजर जाते ही समझ गई कि रवीना की टीम अब और कम हो चुकी है। क्या हुआ? उसने पूछा। उवीना ने धीमी आवाज में कहा। उनके आसपास जो कुछ हुआ था, वह देखकर दिल टूट जाता था। इसीलिए इन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। चलो अंदर चलते हैं, सबको खत्म करते हैं, रोमा बोली। अगर ये राक्षस शहर में घुस गए तो न्यू अलेक्जेंड्रिया में आतंक का सैलाब आ जाता। उन्हें रोकना ही था। दोनों टीमों ने खून से भरी गलियों का पीछा करते हुए अंदर कदम रखा। लाशें हर जगह फैली थीं, कहीं अधूरी मां, कहीं पूरी तरह फटी हुई। बदबू इतनी तेज थी कि किसी का भी मन उलट सकता था। सीढ़ियों के पास पहुंचे ही थे कि ऊपर से फिर एक चीख आई। वे दौड़कर पहुंचे। एक सैनिक 2 थाइड से लड़ते बचा हुआ था। उसकी बंदूक खाली हो चुकी थी, और सिर्फ उसकी स्टोन हार्ड स्किन वाली ब्रेन क्रिस्टल पावर ही उसे बचा रही थी। दोनों थाइड्स उसकी बाहों से चिपके पड़े थे, दांत गहराई तक गड़े हुए, लेकिन उसकी पहाड़ी सी त्वचा उन्हें तोड़ नहीं पा रही थी। रवीना ने 2 तेज शॉट चलाए। धम धम, दोनों जानवर पल भर में विस्फोट बनकर बिखर गए। सिपाही दीवार से टकराकर गिर पड़ा, डर और थकान से कांपते हुए। उसने दोनों महिलाओं का शुक्रिया किया और बताया कि अंदर अभी भी कम से कम 50 एड्स थे। रोमा और रवीना अपनी के साथ ऊपर की ओर भागी। ऊपर की मंजिल पर स्थिति बेहद खतरनाक थी। एक संकरी लाइन में खड़े सैनिक थाइड्स को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। दोनों तरफ से बराबर ताक का दबाव था। लेकिन जैसे ही रवीना ने अपनी ऊर्जा चार्जर की और रोमा ने अपनी जलती हुई बुला ली, बैलेंस टूट गया। दोनों ने मिलकर राक्षसों को साफ करना शुरू किया। काटना, जलाना, उड़ाना। 10 मिनट। सिर्फ 10 मिनट में वहां खड़े हर थाइड का नाम निशान मिट चुका था। थैंक यू, एक सैनिक ने कांपती आवाज में कहा। एक कमरे में एक थाइड अब भी जिंदा था।
वह बेतहाशा एक एयर वेंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, किसी तरह उस नरक से भागने के लिए। कूद कूद कर वह आखिरकार वेंट तक पहुंच गया और अंदर रेंगने लगा। आधे घंटे बाद वह वेंट के दूसरे सिरे तक पहुंचा। बाहर ताजी घास की महक थी। उसने वेंट का कवर चरमराते हुए कुतर कर तोड़ा और बाहर छलांग लगा दी। दूसरी तरफ फैले खेत उसके सामने थे। वह पागल उत्साह में दौड़ता रहा, खाने की तलाश में। कुछ ही देर बाद उसे गायों का एक झुंड मिला। एक गाय भागने ही वाली थी कि वह उस पर झपटा। धीरे धीरे उसका सिर चबा गया और फिर बाकी शरीर भी। खून खेत में बह गया। पेट भरते ही वह फिर चल पड़ा, उत्तर पश्चिम की ओर, जहां मनुष्यों की गंध और भी तेज थी। वह गेहूं के खेतों में घुसा ही था कि उसे एक मानव आवाज सुनाई दी। मिस्टर फॉक्स, मैंने सारी गाजरें इकट्ठी कर ली हैं। आखिरी वाली कहाँ रखूं? फील्ड में काम करते हुए एरिक को साफ महसूस हो रहा था कि पौधे उगाना अब कितना आसान हो चुका है। एक ही दिन में उसने कई तरह की सब्जियां उगा दी, कैरेट्स, ब्रोकली, टमेटोज और आखिर में गार्लिक तक। वह तो पोटैटोज भी उगा चुका था। रिन्यूड पावर उसे भीतर तक रोमांचित कर रही थी। इस एबिलिटी के साथ वह सच में एक फार्म को चमका सकता था। शायद उसका फ्यूचर उतना ब्लीक नहीं था जितना वह समझता था, और शायद उसकी पावर उतनी यूजलेस भी नहीं थी। इसके लिए उसे बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर और अपने पिता को धन्यवाद देना था। एरिक, जाकर कैरेट्स इकट्ठा करो। मिस्टर फॉक्स की आवाज ने एरिक को उसकी ही बनाई भरपूर फसल के बीच से चौंका दिया। आई एम गोइंग। एरिक चिल्लाया और कैरेट्स की तरफ दौड़ पड़ा, हर एक को सावधानी से उठाते हुए। जहां कैरेट्स लगी थी, वह जगह किसी जादू जैसी लग रही थी। सब्जियां मैसिव थीं और इतनी तेजी से उग रही थी जितना उसने बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर मिलने से पहले कभी नहीं देखा था। वह उन्हें टेस्ट करने के लिए भी बहुत एक्साइटेड था, इसलिए उसने सोचा कि मिस्टर फॉक्स से कुछ कैरेट्स मांग ले। हर बार जब वह कोई कैरेट उठाता, उसकी स्टर्डी फील उसे चौंका देती। उसने उन्हें एक एक करके इकट्ठा किया, फिर एक बास्केट में भरा और मिस्टर फॉक्स की कार्ट में ले जाकर डाल दिया। बास्केट खाली होते ही वह फिर कैरेट फील्ड में दौड़ गया और यही प्रक्रिया दोहराता रहा। कैरेट्स इतने बड़े थे कि उसे कई बार चक्कर लगाने पड़े। काफी मेहनत लगी, लेकिन आखिरकार उसने सारी कैरेट्स इकट्ठा कर ली। मिस्टर फॉक्स, कैरेट्स इकट्ठा हो गई, आखिरी वाली कहाँ रखूं? वहां रख दो। मिस्टर फॉक्स ने थके हुए स्वर में कहा। वह अब बूढ़े हो चुके थे और ऐसा काम उनके लिए आसान नहीं था। एरिक ने कैरेट्स रखी और फिर मिस्टर फॉक्स के घर चला गया। उसके हाथ मिट्टी से भरे थे। उसने पसीना धोया, फिर नीचे आया तो मिस्टर फॉक्स टेबल पर बैठे मिले। ये तुम्हारी डेली पे, मिस्टर फॉक्स ने कहा और उसे $20 थमा दिए। एरिक ने शुक्रिया कहा और कपड़े बदलने चला गया। जब वह बाहर निकला, उसके हाथ में मिस्टर फॉक्स द्वारा दिया हुआ एक बैग था जिसमें कैरेट्स और कुछ एप्पल्स थे। कल फिर आना वही टाइम। यस, डोंट वरी मिस्टर फॉक्स। दरवाजा बंद हुआ और एरिक बाहर खड़ा आसमान की तरफ देखने लगा। सूरज ढल चुका था। लालिमा से भरा आसमान, उभरते तारे और होराइजन पर चमकती चांदनी, नजारा बेहद रोमांटिक था। एरिक की इच्छा थी कि किसी दिन वह ये दृश्य किसी खास के साथ देख सके, लेकिन कोई भी उसके साथ डेट करने में इंटरेस्टेड नहीं था। उसने कोशिश की थी, पर उसकी बीसीपी रैंक देखकर लड़कियों की दिलचस्पी वैसे ही खत्म हो जाती थी, और अगर कोई मिल भी जाती तो शायद उसकी लाइफस्टाइल देखकर वफादार नहीं रहती। इस दुनिया में लोग चाहे जितनी कोशिश करें, साथ में खुश रहना आसान नहीं था। अचानक पत्तों की सरसराहट ने उसकी सोच तोड़ दी। उसने दाईं तरफ देखा, मिस्टर फॉक्स का व्हीट फील्ड। हवा में हिलती हुई सुनहरी बालियां उसे एक पल के लिए भटका गई, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। शायद हवा होगी, उसने खुद से कहा। कुछ छोटा और तेज फील्ड में भाग रहा था। हाँ, व्हीट के बीच से एक छोटा सा सिर बाहर निकला, नुकीले फैंग्स वाला। क्रीचर ने एरिक की ओर घूमकर देखा और उसी तरफ दौड़ पड़ा। शुरुआत में वह पहचान नहीं पाया कि यह क्या है, लेकिन उसकी सोच तुरंत वहीं अटक गई। धरती पर अब कोई वाइल्ड एनिमल्स नहीं बचते। उसके भीतर ड्रेड फैल गया। ये क्रीचर एक टाइड था। वार्निंग, इमरजेंसी क्वेस्ट, सर्वाइवल। किल करने पर रिवॉर्ड 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, एस्केप करने पर रिवॉर्ड 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, दोनों ही मामलों में 40 डीएनए पॉइंट्स। Failure penalty, death, kill or escape the unknown creature. Fuck! Analysis! एक विंडो उसकी आंखों के सामने उभर आई। Species unknown, brain crystal power unknown. Dimension लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा और 30 सेंटीमीटर ऊंचा। Description: दो नुकीले फैंग्स वाला रैट जैसा क्रीचर।
टीथ के आसपास मैना महसूस हो रहा है, बाइट न लगने दें। अप्रॉक्सिमेट लेवल 2, अप्रॉक्सिमेट स्ट्रेंथ 2, अप्रॉक्सिमेट इंटेलिजेंस 1, अप्रॉक्सिमेट डेक्सटेरिटी 2, अप्रॉक्सिमेट एनर्जी 8। क्रीचर फील्ड से कूदकर उसकी तरफ भागा। एरिक के अंदर भय उबल पड़ा। वह मुड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन क्रीचर उससे तेज था। कुछ ही सेकंड में वह उसके पीछे पहुंच गया। हेल्प! उसके भीतर मौत का डर ठंडा तेज चुभन की तरह उतर गया। क्या सच में अब, जब उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हुई थी, वह मरने वाला था? हेल्प मी, प्लीज हेल्प! लेकिन कोई नहीं आने वाला था। उसकी सारी अकेलापन, सारी निराशा कुछ नहीं था उस भय के सामने कि एक थाइड उसे जिंदा चबा सकता है। प्लीज डोंट ईट मी। उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। क्रीचर फेंस पर कूदा और एरिक को ऐसे घूरने लगा जैसे वह कोई जूसी भोजन हो। फिर वह दोबारा झपटा। एरिक ने घबराहट में कैरेट्स और एप्पल से भरी बैग ही फेंक दी। हवा में उड़ते हुए वे फ्रूट्स किसी मिसल जैसे लगे, पर उसे पता था यह सब बेकार है। वह मरने वाला था। लेकिन शायद क्रीचर एक पल डिस्ट्रैक्ट हो जाए, एक सेकंड भी मिल जाए तो। इंस्टिंक्ट से एरिक ने माना को अपने ब्रेन क्रिस्टल में पुश किया। इलेक्ट्रिक जैसे झटके उसकी पूरी बॉडी में फैल गए। एनर्जी बिल्ड होने लगी। और फिर उसने वह एनर्जी रिलीज की, इस बार बिना किसी रेसिपिएंट को छुए हुए। मिड एयर में उड़ते हुए एप्पल्स में जो सीड्स थी, उन्हें माना ने पकड़ लिया और उनमें से एक पेड़ पागलों की तरह उगने लगा। अचानक तेज, मॉन्स्टरस स्पीड से एप्पल ट्री का ट्रंक हवा में जायंट प्रोजेक्टाइल की तरह आगे बढ़ा। क्रीचर पास ही था, वह बच ही नहीं सकता था। एक डेफनिंग क्रैश हुआ। पेड़ ने थाइड को सीधे कुचल दिया। मैना अब्सॉर्बिंग प्रोसेस स्टार्टिंग। 0%, 1%, 5%, 30%, 70%. Mana successfully absorbed. Converting. 3, 2. 30 experience points awarded to the host. What? 30 experience points? Emergency quest survival? Rewards. Kilper, experience points. Escaper, 50 experience points. Dono hi मामलों में 40 DNA points. Host is advised to collect the creature's brain crystal and a sample of blood. Wait, why? Eric Nucha. Answer: Host unlocked brain crystal power extraction and DNA extraction. What the hell does that mean? Answer: Host is able to gain the brain crystal power of killed enemies and make it his. Eric कुछ पल के लिए सुन रह गया। क्या उसने सही सुना? क्या वास्तव में वह कई बीसीपी हासिल कर सकता था? अगर यह सच था, तो वह थाइड्स के बीसीपी चुराकर इंसेनली स्ट्रांग बन सकता था। लेकिन उसे यह भी समझ आ गया, उसे यह सीक्रेट कभी रिवील नहीं करना चाहिए। ओवरयूज नहीं करना चाहिए। किसी को पता चला तो मुसीबत ही होगी। शॉक के बावजूद वह खुद को संभालता है और क्रीचर की तरफ दौड़ता है। What do I have to do? Answer: Eat the brain crystal and drink the creature's blood. एरिक क्रीचर के पास पहुंचा। वह कुचला हुआ पड़ा था, बॉडी चिपटी, आंखें फटी हुई, पूरा दृश्य घिनौना। लेकिन एरिक ने हिम्मत जुटाई, क्रीचर को उठाया और उसे गोद में दबाकर वहां से दौड़ पड़ा, इससे पहले कि कोई उसे देख ले। गेहूं के खेत के बीच दौड़ते हुए एरिक अपने पीछे खून की एक पतली सी लकीर छोड़ रहा था, जो उसके पैरों के निशानों के साथ मिलकर मिट्टी में घुलती जा रही थी। हवा में लोहे की गंध इतनी भारी थी कि उसका पेट बुरी तरह मचलने लगा। उसके शरीर में अजीब सी कंपकंपी उठ रही थी, जैसे अंदर कोई भूकंप सा चल रहा हो। खून की गंध और स्वाद से एरिक नया नहीं था। आखिर लोगन की मारपीट के कारण वह इसे अक्सर सह चुका था। लेकिन इस बार यह अलग था। इस बार उसके हाथ में एक मरा हुआ थाइड था, जिसका खून जमीन पर बहता जा रहा था। वह कुछ गलत नहीं कर रहा था। थाइड को मारना मजबूरी थी, लेकिन सिस्टम ने कहा था कि अगर उसे इस क्रीचर का ब्रेन क्रिस्टल पावर हासिल करना है, तो उसे उसका ब्रेन क्रिस्टल खाना होगा और उसका खून पीना होगा। वह यह सब किसी के सामने नहीं कर सकता था, इसलिए वह गायब होकर गेहूं के बीच आ गया, जहां किसी की नजर नहीं पड़ेगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर, घबराहट और बेचैनी से आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इसी के साथ एक उम्मीद भी थी। अगर सब सही हुआ तो उसे एक नया पावर मिलने वाला था। कौन सा पावर होगा उसे नहीं पता था, लेकिन अपनी हालत से निकलने के लिए वह कुछ भी अपनाने को तैयार था। फिर भी पकड़े जाने का डर उसे जल्दी करने पर मजबूर कर रहा था। एरिक रुका। टाइड का सिर आधा फट चुका था, जिसमें एक छोटी सी जगह दिख रही थी जहां वह उंगली डाल सकता था। नजर पड़ते ही उसे घिन की लहर उठी। आंखें बाहर लटक रही थी। मगर सबसे बुरा हिस्सा क्रीचर को देखना नहीं था।
बल्कि यह सोचना कि उसे उंगलियां उस खुली खोपड़ी में डालनी होंगी, दिमाग और बह रहे तरल को छूना पड़ेगा, और फिर उसे खून भी पीना था। अगर इस क्रीचर में कोई बीमारी हुई तो? लेकिन पावर की लालसा डर से ज्यादा भारी पड़ रही थी। एरिक ने सावधानी से अपना एक हाथ क्रीचर के खून में लगाया। उंगलियां जब गहरे लाल तरल में भीग गई तो उसने उन्हें चाट लिया। स्वाद बेहद खराब था, एकदम घिनौना, लेकिन उसे खुद को काबू में रखना था। नफरत की भावना निगलकर आगे बढ़ना था। तुरंत ही उसकी आंखों के सामने कई नोटिफिकेशंस चमक उठी। स्टार्टिंग टायर्ड, 50 DNA points are required to extract the DNA. 60 DNA points detected. Commencing extraction? No, 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 wait. एरिक घबरा गया। वह ये सब यहां खुले में शुरू नहीं कर सकता था। घर पहुंचकर ही वह सिस्टम की एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया करना चाहता था। यह क्या हो रहा है? उसने जल्दी से पूछा। Answer. In order to acquire a new brain crystal power, the host's DNA must be adapted to the power. This procedure requires the DNA extraction power, which consumes genetic material, also known as DNA points. एरिक ने गहरी सांस ली और दोनों हाथों से क्रीचर की खोपड़ी को और खोलने लगा। थोड़े से जोर के बाद वह उसे दो हिस्सों में फैलाने में सफल हुआ, और तभी उसे ब्रेन क्रिस्टल दिखाई दिया। एक छोटा सा पारदर्शी मोती, सिक्के के लगभग आधे आकार का, दिमाग के भीतर गहराई में छिपा हुआ। उसने दाहिने हाथ से क्रिस्टल पकड़कर खींच लिया, फिर अपने बैग से एक सफेद टिश्यू निकाला और उस क्रिस्टल से खून और दिमाग के टुकड़े साफ किए। अब उसे यह क्रिस्टल खाना था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। घड़ी पर नजर गई, ट्रेन छूटने वाली थी और क्रिस्टल खो देने या किसी के देख लेने का खतरा भी था। इसलिए उसने गला सूखा निगला और क्रिस्टल को सीधे मुंह में डाल लिया। बिना चबाए उसे पूरा निगल गया। खून जितना गंदा था, क्रिस्टल का स्वाद उतना नहीं था। बस उस पर चिपके दिमाग की वजह से हल्का सा कच्चा स्वाद आ रहा था। डैम, नफरत है मुझे इससे, उसने धीमे से कहा। और तभी नई नोटिफिकेशन सामने आई। Unknown creature's brain crystal acquired. Analysis complete. 50 DNA points are required to extract the power. 60 DNA points detected. Extraction is not advised. The host has incompatible DNA. Notifications पहले जैसे थे। इस बार एरिक को समझ आया कि डीएनए और ब्रेन क्रिस्टल पावर दोनों को हासिल करने के लिए कुल 100 डीएनए पॉइंट्स चाहिए होंगे। उसके पास अभी 60 थे, तो उसे अगले 40 चाहिए होंगे। और जैसा कि वह समझ चुका था, पहले डीएनए एक्सट्रैक्ट होगा, फिर पावर। आई बेटर स्टार्ट गोइंग होम, उसने मन ही मन सोचा। वह धीरे धीरे सड़क की तरफ लौटने लगा। जितना साफ हो सकता था हो चुका था, पर कुछ खून कपड़ों पर लग ही गया था। सूरज लगभग डूब चुका था। आसमान में तारे चमक रहे थे। कुछ देर बाद वह शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गया। खेतों और जंगलों की खुली जगहों की जगह अब हर तरफ ग्रे पत्थरों से बने ऊंचे ऊंचे कंक्रीट बिल्डिंग्स खड़े थे। हवा में एक ठंडक थी। कभी कभी ऊपर से उड़ती कुछ कारें गुजरती, जिन्हें देखकर एरिक का दिल और तेज धड़कने लगता। उसके कपड़ों पर खून था। वह दुआ कर रहा था कि कोई उसे ध्यान से न देख ले। सौभाग्य से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अधिकतर लोग अपने काम में उलझे हुए थे। किसी की नजर उस पर टिकने का मौका ही नहीं मिला। वह सही समय पर ट्रेन स्टेशन पहुंच गया, पूर्वी जिला जाने वाली आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए। वेलकम अबोर्ड, एक ऑटोमेटेड आवाज गूंजी। वी विल अराइव इन 10 मिनट्स। भीड़ थी, इसलिए एरिक को खड़ा रहना पड़ा, दीवार की तरफ मुंह करके, ताकि कोई उसके कपड़े न देख ले। 10 मिनट की टूटी सांसों वाली घबराहट के बाद पहला स्टेशन आया और भीड़ उतर गई। अब पूरा कंपार्टमेंट खाली था। अंतिम स्टॉप के करीब आते आते दृश्य और भी शहरी होते गए। ट्रेन रुकी। पटरियां 3 दिशाओं में बंट रही थीं, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। एरिक उतरा और महसूस किया कि रात लगभग उतर चुकी है। शायद कुछ देर में बारिश भी हो जाए, जो उसके पीछे छोड़ा खून भी धो देगी। सड़क पार करते हुए वह हर व्यक्ति को शक से देख रहा था। अगर कोई उसे देख लेता, अगर कोई पूछ लेता, अगर पुलिस या ब्लैक गार्ड्स तक बात जाती, टाइड की लाश बिना ब्रेन क्रिस्टल के मिलती, तो उसका जीवन खत्म हो जाता। लेकिन सौभाग्य से किसी ने उसे नहीं रोका। आखिरकार वह अपने अपार्टमेंट पहुंचा। लॉबी से होते हुए वह चुपचाप तीसरी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ा और अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर चाबी घुमाई। जैसे ही वह अंदर आया, दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया और लंबी भारी सांस छोड़ी। दहशत भरा वह सफर आखिर खत्म हुआ था। यह सोचकर उसकी रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई कि अगर पुलिस ने उसे रोका होता या ब्लैक गार्ड्स ने सवाल किए होते,
या थाइड की लाश मिल जाती। एन इवन सी खैर। एरिक खुश था कि वह बच गया, और खुश था उस बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल रहा था। उसने कल्पना की, जब उसके पास ढेर सारी पावर्स होंगी, भले वह सबका इस्तेमाल नहीं दिखा पाएगा, पर एक पावर दिखाने के लिए काफी था। हालांकि किसी की जिंदगी के इतने देर में नई ब्रेन क्रिस्टल पावर मिल जाना बहुत दुर्लभ था, पर कुछ मामले ऐसे थे, इसलिए उसे ज्यादा शक नहीं होगा। लेकिन यह भी तय था, आर्मीज उसके नए पावर की जांच जरूर करेंगी। ऐसे लोगों को जिनके पास अनेक पावर्स हो सकती है, वे हमेशा निगरानी में रखती थी। उसकी नजर कुछ सेकंड तक खाली दीवार पर टिकी रही। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने के अंदर कोई बम फटने वाला हो। वह उन सब चीजों के बारे में सोच रहा था जो अभी अभी उसके साथ हुई थी। उस अनजान थाइड के साथ उसकी छोटी सी लड़ाई, सिस्टम से मिली एक्सट्रैक्शन पावर, एक और ब्रेन क्रिस्टल पावर पाने का मौका, और यह पागलपन भरी बात कि उसे उस क्रीचर का खून और ब्रेन क्रिस्टल खाना होगा। एक ही दिन में बहुत ज्यादा हो चुका था। कोई भी इंसान इस तरह की पागल घटनाओं को एक ही रात में संभाल नहीं सकता था, लेकिन उसके साथ सब कुछ लगातार हो रहा था। मैं पागल हो रहा हूं, उसने फुसफुसाते हुए हवा में कहा, अपनी लगभग खाली घर को देखते हुए। यह सब सच कैसे हो सकता है? उसका दिमाग बार बार एक ही बात पर अटका हुआ था। सिस्टम का अचानक मिलना, उसके पिता का गायब होना, और अब ये थाइड डैड ही एकमात्र इंसान थे जो सिस्टम को समझा सकते थे। लेकिन वो वापस क्यों नहीं आए? डैड, उस शब्द के साथ ही एरिक की आंखों से एक आंसू निकल आया। अकेलापन उसकी रीढ़ तक चुभ गया। 5 मिनट वह वहीं बैठा रहा। फिर उसने निर्णय लिया, उसे डीएनए पॉइंट्स खर्च करके उस अननोन थाइड का डीएनए निकालना होगा। तभी कुछ दिनों बाद वह उसकी ब्रेन क्रिस्टल पावर ले सकेगा। सिस्टम, 50 डीएनए पॉइंट्स का इस्तेमाल करके उस थाइड का डीएनए एक्सट्रैक्ट करो जिसे मैंने मारा था। सिस्टम रेडी। डीएनए पॉइंट्स यूज्ड। Commencing extraction. Host is advised to lay on a bed. एरिक ने बिना देर किए सोफे पर छलांग लगा दी, और तभी उसे समझ आया कि सिस्टम ने लेटने के लिए क्यों कहा था। भयानक दर्द। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी नसों में आग भर दी हो, जैसे उसके शरीर के अंदर कोई तेज चाकू से अंग काट रहा हो। एरिक ने चीखने की कोशिश की, लेकिन बस कराह निकल पाई। आंखों से आंसू बहते रहे। 10 सेकंड बाद उसका पूरा शरीर झटकों से कांपने लगा। 10 मिनट तक उसकी नजरें धुंधलाती और वापस आती रहीं, और आखिर में वह सोफे से गिर पड़ा। फिर अचानक दर्द रुक गया। व्हाट? अभी क्या हुआ? मैंने क्या झेला? एरिक ने जमीन पर बैठे बैठे पूछा। Answer: just went through the DNA adjusting process. Your DNA is now able to accommodate the unknown creature's brain crystal power. Unknown Cree brain crystal already analyzed. Insufficient DNA points to perform the brain crystal power extraction. Eric ne status cola. Name Eric Romano. Age 16, level 1. Experience 150, 200 DNA points 10. Health 220, 220. Mana 150, 150. Strength 3. Intelligence 6. Dexterity 4. Energy 6. Available attribute points 0. Powers. Biological supercomputer powers. Brain crystal manipulation. Brain crystal power extraction. DNA modification required. Locked. Brain crystal power strengthening. DNA manipulation. DNA extraction. DNA strengthening. Analysis. Brain information injector. Device manipulation. Hosts powers. Rapid growth. Plants. A Sigma 1E ranked. उसके पास सिर्फ 10 डीएनए पॉइंट्स बचे थे। मतलब उसे नई पावर निकालने के लिए और 4 डेली क्वेस्ट्स करने होंगे। फिर उसने क्वेस्ट्स खोली। Daily eating habits complete. Reward 10 experience, 10 DNA points. Physical training accept reward 10 experience, 10 DNA points. कम से कम 1 घंटा ट्रेनिंग। डीएनए पॉइंट्स तो आज भी मिल सकते हैं, उसने सोचा, और तुरंत ट्रेनिंग शुरू कर दी। पुशअप्स, स्क्वाट्स, सिटअप्स, रिवर्स लंजेस, स्क्वाट्स एंड प्रेसेस, प्लैंक्स। 1 घंटे की कड़ी मेहनत के साथ उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। पिछले कुछ दिनों से वह ये सब कर रहा था, और हल्के हल्के बदलाव महसूस होने लगे थे। इसके बाद उसने नहाया, खाना बनाया, थोड़ा आराम किया, और फिर सो गया। अगले दिन उसे स्कूल भी जाना था। वहीं दूसरी ओर रवीना और रोमा अब भी उस मिलिट्री आउटपोस्ट में थी जिस पर हमला हुआ था। डेंसोफ का खतरा तो खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी कीमत भयानक थी। रवीना गिर चुके सैनिकों की जांच कर रही थी, जबकि रोमा उनके नाम दर्ज कर रही थी। कितने? रोमा ने पूछा। कम से कम 30, रवीना ने जवाब दिया।
अब उन्हें परिवारों को सूचित करना था, एक दर्दनाक प्रक्रिया जो आमतौर पर 1 हफ्ते में पूरी होती थी। फिर दोनों और कई सैनिक आउटपोस्ट की इमारतों की तलाशी लेने लगे। गश्त करते करते रोमा को एक अजीब बात दिखी, एक थोड़ा खुला हुआ दरवाजा, जिसे किसी प्रशिक्षित सैनिक ने खुला छोड़ना असंभव था। वह कमरे में घुसी, जगह भर में सामान के क्रेट रखे थे, लेकिन उसकी निगाह तुरंत जमीन पर बिखरी चीजों पर अटक गई। थेड के निशान, गंदगी, खून, खून का निशान ऊपर जा रहा था दीवार तक, और वहां एक खुला हुआ एयर वेंट। रोमा ने फुसफुसाया। थेड भाग चुका था और अब शहर खतरे में था। वह ऑफिसर्स को बताने से पहले ही कदमों की आवाज आई। रवीना कमरे में दाखिल हुई। What happened? There's a tide loose somewhere. दोनों ने मिलकर निशान देखे, फिर तुरंत कर्नल तिवाना के पास पहुंची। रोमा ने सुझाव दिया, हमें तुरंत एक पेट्रोल भेजनी चाहिए। तुरंत, तिवाना ने आदेश दिया। रोमा टीम लीड करेगी, उस थाइड को ढूंढना और मारना है। जी सर, रोमा ने दृढ़ता से कहा। कल सुबह शुरू करो। डिसमिस्ड। और इसी तरह शहर के लिए एक और खतरा अंधेरे में कहीं चुपचाप घूम रहा था।